Good morning friends, how are you? Welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. Dear students, in this video we are going to have a discussion about the 5th chapter of microeconomics of 11th class. The chapter name is Theory of Demand. As I told you in previous video, this is going to be very interesting topic, a topic which is related to the practical aspect of your life. Means whatever you have studied so far in the economics, somewhere down the line you found that they are related to the life but not 100% related to your own life. But from here onwards, whatever we are going to study in the chapter or in the syllabus of microeconomics of 11th class, every single aspect which is related to your life, we are going to have a discussion about all those aspects. The first one is theory of demand. This is very interesting topic. The first of all, before moving ahead in this chapter, we need to understand what is the actual meaning of demand in respect to the microeconomics of 11th class. Now talking about the word demand, what do we mean by the word demand? In simple consequences, when we are talking about the word demand, we find that the first one is what which is known as desire and the second one is known as demand. For me, for those students who is making get together with the subject like economics at their first time, they can easily understand desire and demand both are interchangeable. They are the two words which stand for the one common word. यानी उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं डिजायर और डिमांड क्या है, दोनों है. दैट मींस अगर किसी वस्तु की मेरे पास इच्छा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि उसकी डिमांड है. लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में ये दोनों वर्ड क्या हैं, इनके अलग अलग मीनिंग है. अलग अलग एस्पेक्ट पे दोनों अपना अपना वैल्यू रखते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू खासतौर पे अगर मैं बात करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिजायर और वर्ड डिमांड इन दोनों को अलग अलग कंसीडर किया गया है. ठीक है, तो इन जो वीडियो हमारे आने वाले हैं या जिनमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे कि डिमांड और डिजायर किस तरह से अलग अलग है, या इनके जो डिटेल कॉन्सेप्ट है किस तरह कंज्यूमर से रिलेटेड है, किस तरह कंज्यूमर को इफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कंज्यूमर के बेसिस पे मैं कंसीडर करूंगा और जो कहीं ना कहीं इस वर्ड से जुड़ी हुई है. क्लियर है चीज? तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड की. अब एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, पहले एक बार उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि इसके कौन कौन से एस्पेक्ट है. यहां डेफिनेशन में लिखा है कि डिमांड इट इज ए डिजायर टू बाय ए कमोडिटी विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. दैट मींस सिंपल सी बात है, जब हम डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड इज नथिंग एल्स डिजायर फॉर ए कमोडिटी, डिजायर टू बाय ए कमोडिटी विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं तो मुझे जो चीजें समझ में आ रही है डिमांड के रिगार्डिंग, तो सबसे पहली जो बात है डिमांड के डेफिनेशन में वो है कि देयर मस्ट बी डिजायर फॉर ए कमोडिटी. द फर्स्ट वन इज डिजायर फॉर ए कमोडिटी. जरूरी है कि किसी वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, या फिर मैं ये कहूं किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए. क्लियर है? दूसरा जो पॉइंट है दैट इज, अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं तो जो वर्ड इन्होंने यूज किया है सफिशिएंट परचेजिंग पावर. सफिशिएंट परचेजिंग पावर का मतलब, पहला वर्ड मैंने लिखा डिजायर फॉर ए कमोडिटी, खरीदने की इच्छा. सफिशिएंट परचेजिंग पावर को मैं अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं तो भैया खरीदने की औकात होनी चाहिए. यानी पहले पॉइंट पे खरीदने की इच्छा और दूसरे पॉइंट पे खरीदने की औकात. थर्ड पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया डेफिनेशन में, वो टेक्निकल वे में लिखा है विलिंगनेस टू स्पेंड. अब विलिंगनेस टू स्पेंड का मतलब क्या था? काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, भैया पैसा मेरे पास बहुत है, इच्छा भी है कि ये भी ले लूं ये भी ले लूं, लेकिन वो एक जो मेंटल ब्लॉकेज कहते हैं उसको मेरे दिमाग में एक मेंटलिटी में ऐसा मतलब हैबिचुअल हो जाता हूं इन चीजों को कि पैसा मैं खर्च नहीं करना चाहता. हर टाइम मुझे लगता है कि पैसा अगर खर्च कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो ये तीनों चीजें जो लिखी हैं, खरीदने की इच्छा, खरीदने की औकात, और तीसरा जो मैंने लिखा है विलिंगनेस टू स्पेंड का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार हैं. दैट मींस यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल दोज रिसोर्सेज विच इज अवेलेबल टू यू. आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज को आप क्या करें, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं. फिफ्थ पॉइंट जो मैं ऐड कर देता हूं, फोर्थ पॉइंट, दैट इज फिक्स टाइम. और लास्ट जो है
फिक्स प्राइस। तो टोटल मिला के अगर मैं डिमांड की डेफिनेशन को एनालाइज करता हूं तो मेरे पास 5 पॉइंट जो निकल के आते हैं। खरीदने की इच्छा, खरीदने की औकात, अवेलेबल टू सैक्रिफाइस रिसोर्सेज या रेडी टू सैक्रिफाइस रिसोर्सेज, फिक्स टाइम और फिक्स प्राइस। अब फिक्स टाइम का मतलब क्या होगा यहां पे समझ लेते हैं। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो यहां जो वर्ड मैंने लिखा फिक्स टाइम का मतलब यहाँ पे वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं जिसमें एक बिजनेस यूनिट अपने बिजनेस की जो एक्टिविटी है उनको ऑपरेट करता है। दैट मीन सिंपल सी बात करूं, अगर मैं ये चीज समझने की कोशिश करूं तो मान लेता हूं किसी पर्टिकुलर शॉप का जो ओपनिंग टाइम है, जो सुबह 10 AM पे क्या होती है स्टार्ट होती है और रात को 10 PM तक वो चलती है। सुबह 10 से स्टार्ट होती है, रात को 10 बजे तक क्या करती है वो चलती है। तो ये एक वर्किंग टाइम उसका हो गया जिसके दौरान आप उस पर्टिकुलर शॉप से जो भी नेसेसिटी गुड है या जिनको बेचता है उनको आप खरीद सकते हो। क्लियर है चीज? यानी एक सिंपल सी बात है, अगर मैं मेडिकल स्टोर की बात करूं तो यहां पे एक चीज मुझे समझ लेनी है। अगर 10 बजे के बाद मेडिकल स्टोर बंद हो जाता है, उसके बाद अगर मुझे किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैं उस मेडिसिन को वहां से प्राप्त करता हूं तो मैं उसको एक इमरजेंसी कॉन्सिक्वेंस में कंसीडर करूंगा। मैं उसको नॉर्मल वे में डिमांड नहीं मानूंगा। डिमांड का मतलब ये चीजें हैं, और फिक्स टाइम का मतलब जो वर्किंग आवर है, और फिक्स प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइस मार्केट में फ्लोट कर है। मार्केट में फ्लोट करने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर 100 रुपीज में अवेलेबल है, क्लियर है चीज, अब उस चीज को जब आप खरीदने जाते हो और आप ये सोच के उसको खरीदने का डिसीजन बदल लेते हो कि ये 100 रुपीज की अभी है और जब ये 50-60 रुपीज की हो जाएगी तब मैं इसको खरीदूंगा, तो यहां वो डिमांड नहीं होगी, वो केवल और केवल आपकी डिजायर होगी। एक बार फिर से पांचों पॉइंट को मैं रिकॉल कर देता हूं। खरीदने की औकात, खरीदने मतलब खरीदने की इच्छा, खरीदने की औकात, रेडी टू सैक्रिफाइस रिसोर्सेज, फिक्स टाइम और फिक्स प्राइस। ये पांचों पॉइंट अगर एक साथ आते हैं तो मैं उसको कह सकता हूं डिमांड है। अगर इन पांचों में से एक भी लैग करता है तो फिर वो डिमांड नहीं, वो केवल और केवल मेरे लिए क्या है, डिजायर मात्र है। क्लियर है चीज? तो मेरे ख्याल से डिमांड की डेफिनेशन समझ में आ गई। अगर डिमांड की डेफिनेशन की बात करूं, इट इज ए डिजायर टू बाय ए कमोडिटी विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, जिसको मैंने कहा खरीदने की औकात होनी चाहिए, विद विलिंगनेस टू स्पेंड, या विलिंगनेस टू स्पेंड का मतलब भैया खर्च करना भी आना चाहिए आपको, खर्च करने के लिए आप तैयार हो तो ही आप उसको डिमांड कहेंगे। अगर आपकी परचेजिंग पावर नहीं है, और अगर परचेजिंग पावर है, खरीदना चाहते हो, खरीदने की औकात भी है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते, रिसोर्सेज को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, तो फिर वो डिमांड नहीं होगी, वो केवल और केवल क्या होगी, आपकी डिजायर मात्र होगी, उसको मैं डिमांड नहीं बोलूंगा। तो आई होप डेफिनेशन डिमांड की आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है। एक वर्ड और आता है इसमें, क्वांटिटी डिमांड। अब अगर मैं बात करूं क्वांटिटी डिमांड की, तो जैसे डिमांड को मैंने पढ़ा, डिमांड एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे कि आप केवल घर पे बैठे कर सकते हो, ठीक है मेरे पास मुझे एक चीज की रिक्वायरमेंट है, टीवी की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है चीज, टीवी को खरीदने के मेरे पास पैसे भी हैं और टीवी जब मैं खरीद जाऊंगा मैं खर्च भी कर दूंगा, किस टाइम पे जाना है, किस प्राइस पे खरीदना है, ये सब चीजें आप एनालाइज करके चलते हो। ठीक है, जो बात इंपॉर्टेंट है कि डिमांड एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको केवल आप इमेजिनेशन में बात कर सकते हो, लेकिन जब मैं बात करूंगा क्वांटिटी डिमांड की तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, डिमांड के रिगार्डिंग आप डिफरेंट क्वांटिटीज की बात कर सकते हो। डिमांड के रिगार्डिंग आप डिफरेंट पॉसिबल प्राइस की बात कर सकते हो। डिफरेंट प्राइस अवेलेबल है, 10 रुपए में आएगी तो इतनी यूनिट खरीदूंगा, 5 में आएगी तो इतनी खरीदूंगा, ऐसी कुछ प्लानिंग घर से करके चलते हो कि मेरे पास 100 रुपए है, अगर 5 रुपए एक यूनिट का होगा तो मैं 20 यूनिट ले आऊंगा, 10 रुपए एक यूनिट का होगा तो मैं केवल 5 ही लेके आऊंगा, क्योंकि इतने ही आ सकते हैं। ठीक है, बाकी 50 रुपीज से क्या करूंगा, मैं कुछ अलग चीजें खरीदूंगा। तो इस तरह की प्लानिंग हम करके चलते हैं। तो जब डिमांड की मैं बात करूंगा तो ये कि इमेजिनेशन कह सकता हूं, इसको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कंसीडर कर सकता हूं केवल समझने के लिए। लेकिन जब मैं क्वांटिटी डिमांड की बात करूंगा तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब जहां पे एक स्पेसिफिक प्राइस होता है और उस प्राइस के बेसिस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। क्लियर है चीज? डिमांड का मतलब डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी होगी, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर कितनी अलग अलग क्वांटिटी आप खरीद लोगे, वो सब चीजें डिमांड में होगी। लेकिन जब मैं बात करूंगा क्वांटिटी डिमांड की तो ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जहां पे सब कुछ प्रैक्टिकल वे में कंसीडर किया जाता है। दैट मींस यहां पे मैं बात करूंगा कि भैया एक स्पेसिफिक प्राइस आपके पास अवेलेबल है और उस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे। क्लियर है चीज? कितनी क्वांटिटी आप खरीदेंगे, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांड। क्लियर है चीज? तो एक बार इनको नोट डाउन करो, देन अपन
इस चैप्टर में है। अब हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होगा? अगर डिमांड शेड्यूल को मैं कंसीडर करूँ तो एक सिंपल सी बात मुझे ध्यान रखनी है कि अगर डिमांड शेड्यूल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो इसके अंतर्गत मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर उस क्वांटिटी की कितनी अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर सकता है। दैट मीन सिंपल सी बात है कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के रिगार्डिंग जो अलग अलग प्राइस मार्केट में फ्लोट करें, व्हेन यू आर गोइंग इनटू द मार्केट एंड आस्किंग टू द डिफरेंट शॉपकीपर्स रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो अगर उन शॉपकीपर्स के प्राइस डिफरेंट होंगे, थोड़ा बहुत उनमें चेंज होगा, तो जो आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट उस क्वांटिटी की परचेज करनी है वो डिसीजन लगातार क्या होगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? इट इज अ टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी। सिंपल सी बात है, मुझे ध्यान रखना है कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज्ड, यानी जो अलग अलग क्वांटिटी किसी कमोडिटी की परचेज की जानी है एट डिफरेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस कमोडिटी के अलग अलग प्राइस के ऊपर। यानी सिंपल सी बात है, एक किसी कमोडिटी का एग्जांपल लूं, उस कमोडिटी के डिफरेंट प्राइस हैं और उन डिफरेंट प्राइस के बेसिस पे डिफरेंट क्वांटिटी उसकी खरीदी जाएंगी या उनको खरीदने के लिए तैयार है। तो जो इन दोनों का रिलेशनशिप किसका, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज एंड एट डिफरेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी, इन दोनों के जो रिलेशनशिप को बताता है वो क्या कहलाता है? डिमांड शेड्यूल। थोड़ा सा अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, उसके ऊपर कितनी अलग अलग क्वांटिटी खरीदी जाएंगी, इनका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में मुझे कौन बताता है? डिमांड शेड्यूल। अब अगर बात करूं मैं डिमांड शेड्यूल की, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी मैंने बात की कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी टू बी परचेज एट ए डिफरेंट प्राइस। क्लियर है? जब इन दोनों चीजों को मैं एक इंडिविजुअल के बेसिस पे कंसीडर करता हूं, एक इंडिविजुअल डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे किसी कमोडिटी की कितनी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी परचेज करेगा, तो जब इस रिलेशनशिप को हम एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल के बेसिस पे, तो वो किसके बेसिस क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर है चीज? जब रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे किसके बेसिस पे? इंडिविजुअल के बेसिस पे, यानी एक कस्टमर के बेसिस पे हम एनालाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप को। कौन सा? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो ये क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यानी यहां मैं केवल किसकी बात करूंगा? एक पर्टिकुलर कस्टमर मार्केट में कैसे रिएक्ट करता है रिगार्डिंग द डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी और रिगार्डिंग द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी टू बी परचेज। और अगर मैं बात करूं एक से ज्यादा कस्टमर के रिगार्डिंग, क्लियर है? जब एक से ज्यादा कस्टमर के रिगार्डिंग इन रिलेशनशिप को मैं एनालाइज करता हूं, इस रिलेशनशिप को मैं एनालाइज करता हूं, यानी उस मार्केट में अगर एक से ज्यादा कस्टमर है तो वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर कितनी डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करेंगे, इस बात का, इस रिलेशनशिप का जब एनालिसिस मैं थोड़े से बड़े लेवल पे करता हूं या एक से ज्यादा कस्टमर के बिहाफ पे करता हूं, उनके लेवल पे करता हूं, तो वो किस में आता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इनके एग्जांपल को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये प्राइस ऑफ एक्स है और ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है जो परचेज करेगा। मान लेता हूं प्राइस 1 2 3 4, कितनी? 4 3 2 1। ये मेरे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा जो मुझे बताता है कि अगर किसी वस्तु को प्राइस 1 है तो 4 यूनिट खरीदेगा कस्टमर, 2 है तो 3, 3 है तो 2 और 4 है तो 1। ठीक है? दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इसको डिमांड के बेसिस पे समझना हो तो यहां पे मैं समझ सकता हूं कि ये मेरे पास प्राइस ऑफ एक्स हो गया, ये क्वांटिटी ऑफ 1 हो गया, क्वांटिटी 2 होगी। तो प्राइस 1 2 3 4, कस्टमर जो ए है वो 4 3 2 1 और कस्टमर जो बी है, ठीक है? तो अगर यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे एक से ज्यादा कस्टमर को मैं कंसीडर कर रहा हूं। प्राइस जब 1 रुपए है तो ए कितना? 4 यूनिट खरीदता है और बी 5 यूनिट खरीदता है। तो इनके रेस्पेक्ट में जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? चेंज होती है। लेकिन फिलहाल मुझे इतना याद रखना है कि जब एक से ज्यादा कस्टमर के रिलेशनशिप को एनालाइज करता हूं दैट विल कम अंडर द मार्केट डिमांड शेड्यूल। और व्हेन वी आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस वर्क रिगार्डिंग द इंडिविजुअल कस्टमर और ऑन only for the one customer, that means we are making a discussion about the individual demand schedule. So I hope individual demand schedule और market demand schedule, demand, quantity demand, ये सब आपको क्लियर होगा।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिमांड के जो अलग एस्पेक्ट है उनको हम कंसिडर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।